वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम जो है यहाँ पर तैयारी करेंगे, जो भी पढ़ेंगे वो होगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इक्विसिटम। ठीक है, यानी कि इक्विसिटम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर किसका? इक्विसिटम का। अब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे समझ लेते हैं पहले। देखो, सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा स्टेम का। ठीक है, अब स्टेम के बारे में हमने देखा कि स्टेम जो है हमारा दो प्रकार का है। एक वो स्टेम जो जमीन के अंदर होता है, जिसे हमने क्या बोला था? राइजोम। ठीक है, एक स्टेम है हमारा जो कि जमीन के ऊपर रहता है, जिसको हमने क्या बोला था? एरियल स्टेम। कौन सा स्टेम बोला था? एरियल स्टेम या वायवीय स्टेम बोला था। ठीक है, इसके बाद में स्टेम के बाद में हम चर्चा करेंगे रूट की। रूट के बारे में हमने देखा था कि स्टार्टिंग वाली रूट के अलावा जितनी भी रूट होती है वो कैसी होती है? एडवेंटियस रूट होती है। तो एडवेंटियस रूट का हम यहाँ पर जो है एडवेंटियस रूट जो होगी उस रूट का हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे लीफ की। ठीक है, ये इस तरह से होगा हमारा। तो तीन पोर्शन है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। एक स्टेम हो गया, दूसरा हो गया रूट और तीसरा हो गया हमारा लीफ। ठीक है, अब स्टेम के अंदर हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो रहेगा हमारा एरियल स्टेम। उसके बाद में हम राइजोम की भी चर्चा करेंगे कि राइजोम में और एरियल स्टेम में क्या अंतर होता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा ये आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले स्टेम। देखो, जो स्टेम होता है इक्विसिटम के अंदर, ठीक है, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेम हो गया हमारा एरियल स्टेम, जिसे बोलेंगे वायवीय स्टेम। ठीक है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, हमारा जो डायग्राम था उस डायग्राम में हमने देखा कि यहाँ पर इस तरीके से एक ब्रांच निकली हुई है। ठीक है, एक ब्रांच इस तरीके से निकली हुई है, इस तरीके से। ठीक है, ये राइजोम है और इसके ऊपर तो है पत्तियां ऐसे लगी हुई है और इसके ऊपर लगे हुए हैं कौन। इनके ऊपर क्या थे? कौन लगे हुए थे और यहाँ पर लगी हुई थी पत्तियां। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम केवल ऊपर वाले स्टेम की। इन स्टेम्स की बात कर रहे हैं जो कि कौन से स्टेम से? एरियल स्टेम है। ठीक है, एरियल स्टेम। दूसरे प्रकार का होता है राइजोम। जो राइजोम होता है, उस राइजोम में किस तरह की स्ट्रक्चर होती है? राइजोम में रूट होती है इस तरह से और ट्यूबर्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्यूबर होते हैं। तो इस तरह की स्ट्रक्चर हमने देखी थी। ये बिल्कुल सिंपल सा एक डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम एरियल स्टेम। एरियल स्टेम को अगर हम देखें तो इक्विसिटम का जो एरियल स्टेम होता है या वायवीय तना जिसे हम बोलते हैं, वो नोड और इंटरनोड में बटा होता है। कल हमने देखा था कि नोड कैसा होता है। नोड जो होता है वो दो इंटरनोड को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये दो तो इंटरनोड हो गए और इनके बीच का जो भाग है ये हो गया नोड। ये पार्ट क्या है? नोड है। और ये जो ऊपर का भाग है और इसके नीचे का भाग है ये क्या है? इंटरनोड है। समझ में आया बात? तो ये तो हो गया आपका इंटरनोड। क्या हो गया ये? इंटरनोड। और ये होता है नोड। तो जो इक्विसिटम का स्टेम होता है वो नोड और इंटरनोड में बटा होता है। क्लियर? ठीक है, और इन दोनों पार्ट्स में, नोड वाले भाग में और इंटरनोड वाले भाग में काफी विभिन्नता पाई जाती है। कुछ भाग जो है इंटरनोड में पाए जाते हैं, वो भाग जो है नोड के अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो यही हम देखेंगे। और दोनों में से क्वेश्चन आता है कि इक्विसिटम के इंटरनोड का जो है टीएस का वर्णन करिए या इक्विसिटम के नोड के टीएस का वर्णन करिए। क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसको। इंटरनोड को सबसे पहले इंटरनोड कौन सा पार्ट है हमारा? ये खड़ा वाला भाग। अब इसको हम काटेंगे इसे, है ना। इसका टीएस काटे तो कैसा हमें दिखाई देता है? ये ऐसा हमें दिखाई देता है, देखोगा ये इस तरह का। ठीक है, जब हम इसको देखते हैं ऊपर से नीचे तक, जब हम इसको देखते हैं, यहां से आप देखना शुरू करिए इसको। ये डायग्राम है इसका, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, तो इसे इसमें हमें तीन भाग दिखाई देते हैं। ठीक है, जो इंटरनोड वाला पार्ट है, इंटरनोड वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, उसकी बात कर रहे हैं अपन। ठीक है ना, जहां दो इंटरनोड जुड़े होते हैं वो तो नोड होता है और उसके ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं वो क्या है? इंटरनोड है। ठीक है, तो उस इंटरनोड की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो हमारा इंटरनोड है, इंटरनोड इक्विसिटम के इंटरनोड की जो टीएस होती है उसमें तीन भाग हमें दिखाई देते हैं। कौन कौन से दिखाई देते हैं? सबसे पहला भाग एपिडर्मिस। सभी में ये होते हैं ना, सब में एपिडर्मिस होगी, कोर्टेक्स होगा और स्टील होगा।
तो बस ध्यान यही रखना है कि किसमें क्या अंतर है। तो तीन भाग कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, एक एपिडर्मिस, एक कोर्टेक्स और दूसरा स्टील। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पर है एपिडर्मिस, तो पहले हम एपिडर्मिस की बात करें यहाँ पर। तो ये रहा आपका एपिडर्मिस। ठीक है, देखो ये एपिडर्मिस है, समझ में आ गया, ये क्या है, एपिडर्मिस है। इसके बाद में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, एंडोडर्मिस तक का, ये वाला पार्ट है आपका कोर्टेक्स। क्या है ये, कोर्टेक्स है। ठीक है, ये हो गया आपका कोर्टेक्स भाग। इसके बाद में जो नीचे वाला पोर्शन बच गया, इसके नीचे वाला जो पोर्शन बच गया, ये पूरा का पूरा क्या है आपका स्टील वाला भाग है। ये तीन भागों में बांट दिया हमने इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब ये डायग्राम आपको, या तो ये डायग्राम सीख लो आप बनाना, अगर ये डायग्राम आपसे नहीं बनता है तो फिर दूसरा एक और डायग्राम है जो आगे हम बताएंगे अभी, वो डायग्राम आपको कॉपी में ड्रॉ करना है। ये तो है ही सही, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट डायग्राम है ही सही। अगर आप ये डायग्राम बनाते हो तब तो बहुत ही अच्छा है, डायग्राम को देखते ही एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये डायग्राम नहीं बनाते हो, दूसरा डायग्राम भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन समझने के लिए हमें इस डायग्राम का जो है सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आए बात। तो ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, ये हो गया है ना। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा है डायग्राम, जिसको हमने तीन भागों में बांट दिया। एक को बोला हमने एपिडर्मिस, जिसको मैंने इस कलर में रंगा है, दूसरा पार्ट कोर्टेक्स, और तीसरा पार्ट जो है वो क्या है मेरा यहाँ पर स्टील। ठीक है, समझ में आए तीन पार्ट। चलिए अब आगे चलते हैं, हम एक एक को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस को। ठीक है, तो एपिडर्मिस आप देखो यहाँ पर एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय संरचना है बिल्कुल, और ये ढोल का आकार कोशिकाओं की बनी होती है। दूसरी बात, तीसरी बात, इसके ऊपर सिलिका या दूसरे जो मिनरल्स होते हैं उनका निक्षेपण पाया जाता है। इसकी जो भित्तियां होती है उनके ऊपर सिलिका इनका निक्षेपण पाया जाता है। इसके ऊपर क्यूटिकल भी पाई जाती है। क्यूटिकल क्यों पाई जाती है, ताकि अगर ये रेगिस्तानी इलाकों में उग रहा है तो क्यूटिकल से इसका जो ट्रांसपीरेशन है वो रोका जा सके। तीसरी बात, इसके ऊपर रंध्र भी पाए जाते हैं। रंध्र में सॉरी रंध्र के अंदर गार्ड सेल और उसकी सहायक कोशिकाएं वो सब होती है इसके अंदर। तो ये होता है हमारा एपिडर्मिस। ठीक है, और ये जो एपिडर्मिस वाली कोशिकाएं होती है एक प्रकार का पेरेन्काइमा होता है। ठीक है, इसके नीचे जो हाइपोडर्मिस होती है वो स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। जो कोर्टेक्स भाग होता है उसमें कुछ भाग जो होता है स्क्लेरेन्काइमा का होता है, कुछ कोलेनकाइमा का होता है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर, ये स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। ठीक है, ये क्यूटिकल है, ये एपिडर्मिस वाला भाग है। इसके अंदर ये स्टोमेटा पाए जा रहे हैं। तो ये स्टोमेटा वाली स्ट्रक्चर है। देखो ये कौन सी स्ट्रक्चर है, स्टोमेटा वाली, यहाँ पर मैं बनाता हूँ स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ में आ गई आपको कि ये स्ट्रक्चर किसकी है, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है। यहीं पर गार्ड सेल होती है, यहीं पर इसकी एसेसरी सेल होती है। ठीक है, सब्सिडरी सेल जिनको कहा जाता है। ठीक, तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है बाहर की तरफ से अगर हम इसको देखें तो। इसके बाद में इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो इसके अंदर होता है, यहाँ पर ध्यान से समझना इसको, वेलिक्यूलर केनाल। एक भाग जो है इसका वो क्या है, वेलिक्यूलर केनाल। तो ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है, खाली बिल्कुल खाली स्थान जैसा हमें दिखाई दे रहा है, ये है इसकी वेलिक्यूलर केनाल। ठीक है, इसमें तीन तरह की केनाल पाई जाती है। एक हो गई यहाँ पर वेलिक्यूलर केनाल, दूसरी होती है इसके अंदर केरिनल केनाल। दूसरी केनाल कौन सी होती है, केरिनल केनाल। ठीक है, एक तो हो गई वेरिक्यूलर केनाल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, वेलिक्यूलर केनाल एक तो ये होती है जो किस में पाई जाती है, कोर्टेक्स भाग में पाई जाती है। समझ में आ गई बात। दूसरी होती है केनाल जिसे बोलते हैं केरिनल केनाल, केरिनल केनाल। ठीक है, दूसरी भाग। तीसरी होती है सेंट्रल केनाल, जो कि पित्त के अंदर पाई जाती है। किस में पाई जाती है, पित्त के अंदर। ये होती है थर्ड नंबर की, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल केनाल। ठीक है, तो इसे तीन केनाल इसके अंदर होती है, वेलिक्यूलर केनाल, केरिनल केनाल और सेंट्रल केनाल। ऐसे तीन तरह की केनाल जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, दिख रही है तीनों केनाल बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो ये हो गई आपकी वेलिक्यूलर केनाल। ठीक है,
ये हो गई आपकी सेंट्रल कैनाल, ठीक है। और इसके नीचे की साइड में एक और कैनाल पाई जाती है जिसे कहा जाता है, ओ सॉरी, ये तो होगी कैरिनल कैनाल और ये होगी सेंट्रल कैनाल, ठीक है। नीचे की तरफ में एक और कैनाल पाई जाएगी जिसे कहेंगे हम सेंट्रल कैनाल। तो 3 तरह की कैनाल पाई जाती है इसके अंदर, क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम एपिडर्मिस पे, एक एक को देखते हैं कहाँ कैसे पाई जाती है, भी पता लग जाएगा आपको सब कुछ चीजें, ठीक है। तो ये इंटरनोड का टीएस है। अब आपको ये डायग्राम बनाना है जो मेरे पीछे लग रहा है डायग्राम, मैं एक बार इसको वीडियो को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब ये देखो मेरे पीछे जो अभी जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। अब इस डायग्राम को बनाने के लिए देखो अब दिख रहा है पूरा डायग्राम, कुछ छूटा हुआ नहीं है, और बड़ा कर देते हैं इसको खींच के, ठीक है। ये खिंच गया और बड़ा हो गया, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा होगा बिल्कुल इजी वे में पूरा का पूरा डायग्राम। अब आप इस डायग्राम को बना लें, ठीक है। देखो अब जब हम इस डायग्राम को देख रहे हैं तो हमें कुछ भाग दिखाई दे रहे हैं, कुछ भाग तो ऊंचे ऊंचे हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम देखिए, ठीक है। ये भाग तो कैसा दिखाई दे रहा है, हमें ऊंचा सा दिखाई दे रहा है, और ये भाग हमें नीचा दिखाई दे रहा है, ये भाग नीचा दिखाई दे रहा है, फिर ये भाग भी नीचा दिखाई दे रहा है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर कुछ भाग ऊंचे ऊंचे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो ऊंचे नीचे भाग दिखाई देते हैं इनको कहा जाता है रिज और ग्रूव, ठीक है। जो अंदर की तरफ धसा है, जो अंदर की तरफ धसा है वो तो है ग्रूव, वो तो क्या है, ग्रूव है, ठीक है। और जो ऊपर की तरफ उभरा हुआ है उसे बोलते हैं रिज, क्या बोलते हैं उसको, रिज बोलते हैं। डायग्राम पे मैं निशान बनाते हुए जा रहा हूँ, जो जो चीजें आती जाएंगी सारी चीज समझ जाएंगे हम, ठीक है। तो इसकी संरचना में हमें 2 चीज दिखाई देती है, रिज और ग्रूव, ठीक है। जिससे एक ऐसा दिखाई दे रहा है लहरदार, बिल्कुल लहराता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा कैसी होती है, लहरदार उभारों व खांचों युक्त होती है, ऐसी कैसे, मतलब इसके ऊपर भी लहरदार उभार पाए जाते हैं। देखो ये जो है ना इस तरह का, ये ऊंचा ऊंचा सा दिख रहा है था ना यहाँ पर हमें, ये ऊंचा वाला पार्ट है, फिर इसके नीचे वाला पार्ट आ जाएगा, फिर इसके बाद में इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये तो इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आती है हमें। चलिए, तो रिज और ग्रूव यहाँ पर दिखाई देते हैं जिससे कि ये लहरदार दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से हमारी जो एपिडर्मिस होती है उसमें भी लहरदार उभारें और वो खांच युक्त हमें दिखाई देती है। कैसी कोशिकाएं होती है, तो यहाँ पर एक स्तरीय कोशिकाएं होती है। कैसी कोशिकाएं होती है, एक स्तरीय दीर्घित यानी कि थोड़ी बड़ी सी चौड़ाई लिए हुए ढोलकाकार कोशिकाएं होती हैं। कैसी कोशिकाएं होती है, ढोलकाकार। ढोलकाकार कोशिकाओं का मतलब इस तरह की दीर्घित कोशिकाएं यहाँ पर हमें मिलती हैं, इस तरह की कोशिकाएं मिलती है एपिडर्मिस के अंदर, ठीक है। अब इसकी कोशिकाओं की जो बाहर की परत होती है, ये बाहर की परत है, इस बाहर की परत पर ये जो बाह्य परत होती है, बाह्य परत, और पार्श्व, पार्श्व में कौन सी परत होगी, ये परत, बाहर की तरफ ये परत और पार्श्व में ये परत होगी, ठीक है। इन परतों पर सिलिका का डिपोजिशन हो जाता है, सिलिका यहाँ पर डिपोजिट हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। सिलिका डिपोजिट होने की वजह से ये कैसी नजर आती है, खुरदरी नजर आती है। किसकी वजह से आती है, सिलिका की वजह से, ठीक है। सिलिका के डिपोजिशन की वजह से ये कैसी नजर आएगी, खुरदरी से नजर आएगी। जब हम इसको हाथ लगाएंगे तो ये हमें खुरदरी महसूस होगी, ठीक है। इसके एपिडर्मिस में धसे हुए सनकण रंध्र पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो एक्वेसिटम होता है उसके तने में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। तो सनकण अंदर की तरफ में धसे हुए, अंदर की तरफ में क्यों धसे हुए हैं, ये इसका एक मरुद्भिद लक्षण है। मरुद्भिद इसलिए कि अगर अंदर धसे हुए रंध्र होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपीरेशन जो होता है वो कम हो जाता है, मतलब वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है उसको कम करने के लिए रंध्र जो होते हैं वो अंदर की तरफ में धस जाते हैं, और ये रेगिस्तानी पौधों का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। तो हमारा जो इक्विसिटम है ये भी अधिकांशतः किस में पाया जाता है, रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। तो रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाने वाला जो इक्विसिटम है उसके अंदर जो रंध्र होते हैं वो कैसे होते हैं, अंदर की तरफ में धसे हुए। जो धसे हुए रंध्र होते हैं उनको बोलते हैं श्रंकन रंध्र। कौन से रंध्र बोलते हैं, श्रंकन, अंदर की तरफ में धसे हुए। अब ये जो रंध्र होते हैं इन रंध्रों पर 2 तो गार्ड कोशिकाएं होती है और 2 इसकी सहायक कोशिकाएं होती हैं। कहने का मतलब है कि अगर रंध्र इस प्रकार से बना हुआ है एपिडर्मिस के अंदर तो 2 तो ये हो जाएंगी इसकी गार्ड कोशिकाएं, ठीक है। और इसके साथ ही इसके 2 सब्सिडरी कोशिकाएं होंगी, और अंदर की तरफ में एक पाउच होगा जो रंध्र का कार्य करेगा, उसे बोलेंगे हम रंध्र, ठीक है। इस तरीके से ये रंध्र का पाउच होगा जिसे बोलेंगे स्टोमेटल कैविटी। ये तो होती है स्टोमेटल कैविटी, देखो ये तो है स्टोमेटल कैविटी, ये है इसकी सब्सिडरी सेल,
और ये है इसकी गार्ड सेल। ठीक है, तो इस तरह का रंध्र होता है यहाँ पर, जो कि अंदर की तरफ में धसा हुआ, और इसके ऊपर होती है यहाँ पर एपिडर्मिस की कोशिकाएं। इस तरीके से एपिडर्मिस की कोशिकाएं लगी हुई होती है। समझ में आई बात? तो ये रंध्र किधर धसा हुआ है? अंदर धसा हुआ है। इसलिए धसा हुआ है ताकि जो वाष्पोत्सर्जन है, यानी कि जो जल इसके अंदर भरा होता है, उस जल को ये वाष्पित ना कर पाए, कम मात्रा में वाष्पित करे, इसलिए। ठीक है, तो इन सब सब्सिडियरी कोशिकाओं द्वारा ये क्या होते हैं? पूर्ण रूप से ढके हुए रहते हैं, पूर्ण रूप से ब्लॉक रहते हैं। ठीक है, इनकी जो गार्ड कोशिकाएं होती है उनमें भी सिलिका के अनुप्रस्थ स्थूलन या बैंड पाए जाते हैं। ये जो गार्ड कोशिकाएं हैं इसकी, ठीक है, इन गार्ड कोशिकाओं की जो भित्ति होती है उनमें भी अनुप्रस्थ स्थूलन पाया जाता है। अनुप्रस्थ स्थूलन का मतलब ऐसे खड़े खड़े से लाइनें पाई जाती है, किसकी? सिलिका की। ठीक है, तो ये हो गई स्ट्रक्चर हमारी एपिडर्मिस की। अब इसके बाद वाला भाग, अब देखो इसमें एपिडर्मिस कहाँ है? इस डायग्राम में एपिडर्मिस किसे बोल रहे हैं हम? इस डायग्राम में एक लाइन खींची हुई है ब्लैक कलर की, ठीक है ना। मैं उसको थोड़ा सा ब्लू कलर से मोटी कर देता हूँ। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन को हम बोल रहे हैं एपिडर्मिस। समझ में आई बात? ये वाली जो लाइन है इसे बोल रहे हैं हम एपिडर्मिस। ठीक है, अब इसके नीचे वाला जो भाग है, ये पूरा का पूरा भाग क्या है? आपका कोर्टेक्स भाग। ठीक है, अब कोर्टेक्स भाग में इसको आप हाइपोडर्मिस बोल दो, आउटर कोर्टेक्स बोल दो, इनर कोर्टेक्स बोल दो, ऐसे हम आगे आगे इसको बांट देंगे, अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसे बोलेंगे कोर्टेक्स। तो ये है हमारा कोर्टेक्स भाग। ठीक है, अब इसके अंदर वापस आ जाओ, वही डायग्राम वापस हमने रिवाइज कर दिया है यहाँ पर, ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये तो हमारी क्या थी? एपिडर्मिस कोशिकाएं थी, ये वाली तो, इसके बारे में भी हमने बात की। ये इसका रंध्र था, ये रंध्र है इसके अंदर। ठीक है, स्टोमेटा। अब ये वाले जो पोर्शन है इसके अंदर हमारे पास में 3 तरह के कोर्टेक्स पार्ट पाए जाते हैं। आउटर कोर्टेक्स, ये आउटर कोर्टेक्स हो गया। ये पूरा का पूरा जो है इनर कोर्टेक्स हो गया, यहाँ से यहाँ तक का। ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या हो गया? हमारा इनर कोर्टेक्स हो गया। ठीक है, ये इनर कोर्टेक्स हो गया। और इसके बाद में एक और लास्ट एंड फाइनल पार्ट हो गया हमारा ये एंडोडर्मिस वाला भाग। तो ये वाला पोर्शन क्या है? हमारा कोर्टेक्स है। कहां से कहां तक का कोर्टेक्स भाग है? यहां से हम स्टार्ट करें सॉरी, यहां से हम इसको स्टार्ट करें तो ये यहां से यहां तक का जो पोर्शन है ये क्या है? हमारा कोर्टेक्स है। समझ में आए? चलो तो अब चलते हैं, हम देखते हैं इसमें कोर्टेक्स को निम्न भागों में बांटा गया है। एक है आउटर कोर्टेक्स। ठीक है, कौन सा कोर्टेक्स है? आउटर कोर्टेक्स, ये जिसे मैंने ग्रीन कलर में रंगा है। दूसरा हो गया इसका इनर कोर्टेक्स, जिसे मैंने इस रंग में रंगा है। और लास्ट एंड फाइनल एंडोडर्मिस, जिसे मैंने इस कलर में जो है कलर किया है। तो ये 3 कलर आपको दिख रहे हैं और 3 कलर से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस तरह की स्ट्रक्चर मिल सकती है हमें। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि वेलिकुलर कैनाल जो कोर्टेक्स होता है उसके किस भाग में पाई जाती है? तो कोर्टेक्स की किस भाग में पाई जा रही है? देखिए आप, कौन से भाग में पाई जा रही है? बताओ। इनर कोर्टेक्स में। वेरी गुड, इनर कोर्टेक्स में ये पाई जाती है। चलिए अब आगे चलते हैं, हम कोर्टेक्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आउटर कोर्टेक्स। अब जो आउटर कोर्टेक्स है वो क्या होता है? ये 2 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होता है। एक इसके अंदर होता है स्क्लेरेन कायमा और दूसरा होता है कोलेन कायमा। अब यहाँ देखो कहाँ पर स्क्लेरेन कायमा है, तो ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये तो है स्क्लेरेन कायमा। और ये इस तरह के जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये है कोलेन कायमा, क्लोरेन कायमा सॉरी। 2 तरह के टिश्यू होते हैं यहाँ पर। एक होता है हमारा स्क्लेरेन कायमा, ये स्क्लेरेन कायमा, देखो इस तरह की स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये स्क्लेरेन कायमा जो कि काफी कठोर होता है। ठीक है, स्क्लेरेन कायमा। और जो दूसरा पोर्शन है वो है आपका क्लोरेन कायमा, इस तरह का। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? आपका क्लोरेन कायमा। ठीक है, दिख रहा है क्लोरेन कायमा और स्क्लेरेन कायमा। ठीक है, जो स्क्लेरेन कायमा होता है, स्क्लेरेन कायमा सबसे बाहरी दृढ़ोतक परत होती है। स्क्लेरेन कायमा को हम क्या बोलते हैं? दृढ़ोतक। ठीक है, जो कि एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित होता है। देखो इसके अंदर देखो आप, यहाँ देखोगे जो ग्रीन पोर्शन है, ये जो ग्रीन पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है एपिडर्मिस के नीचे वाला, बिल्कुल ठीक नीचे वाला पोर्शन जो हमें दिखाई दे रहा है, ये आपका स्क्लेरेन कायमा होता है, इस तरीके से। ठीक है, और उसी के नीचे की साइड में आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, यह है इसका क्लोरेन कायमा। थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है ना, सेल के अंदर।
देखो दोबारा से इसको मैं हटा देता हूँ, इस वाले पोर्शन को भी मैं हटा देता हूँ। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है ये तो है स्क्लेरेन कायमा का, और ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका क्लोरेन कायमा का पोर्शन। ठीक है, दिख गया? बस ऐसा ही यहाँ पर है। अब ये जिस तरह का दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऐसे घुमा हुआ, ऐसे ये छोटा भाग जो है यहाँ पर बना हुआ है क्लोरेन कायमा का। ठीक है, क्लोरेन कायमा। तो जो स्क्लेरेन कायमा होता है वो कैसा होता है? दृढ़ोतक होता है। स्क्लेरेन कायमा क्या बोलते हैं? दृढ़ोतक। कहाँ होता है ये? एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित होता है। ठीक है, अब इसके जो उभार खींचे हुए हैं, उभारों के नीचे बड़ी बड़ी व खांचों के नीचे छोटी कोशिकाएं उपस्थित होती है। ठीक है, जो उभार है, उभारों के नीचे तो बड़ी कोशिकाएं, ये जो उभार है इनके नीचे तो बड़ी कोशिकाएं स्थित होती है, और जो खांच होते हैं, ये से जो खांचे बने हुए हैं, इन खांचों के नीचे होती है छोटी कोशिकाएं। ठीक है, यह स्तंभ को वर्टिकल स्ट्रैंड में बदलता है तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये जो स्ट्रक्चर है स्क्लेरेन कायमा और क्लोरेन कायमा, ये इसको क्या करते हैं? यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। और वर्टिकल स्ट्रैंड का मतलब होता है खड़ा हुआ स्तंभ। वर्टिकल स्ट्रैंड का मतलब क्या है? इसे खड़ा स्तंभ जो होता है उसे हम बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रैंड। ठीक है, तो वर्टिकल स्ट्रैंड में बदल देती है ये खांचे उसको, और यांत्रिक सहारा देने का काम करती है। यह हुआ हमारा आउटर कोर्टेक्स। ठीक है, अब इन जो स्क्लेरेन कायमा कोशिकाएं हैं इनके नीचे एक हरा ऊतक पाया जाता है जिसे हम बोल रहे हैं क्लोरेन कायमा भाग। क्या बोल रहे हैं? क्लोरेन कायमा। तो क्लोरेन कायमा कौन सा है? ये वाला भाग। ठीक है, जो कि पेलिसेड कोशिकाओं का बना होता है। कौन सी कोशिकाएं होती हैं? पेलिसेड कोशिकाएं। ठीक है, इन कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाता है, जबकि स्क्लेरेन कायमा के अंदर नहीं पाया जाता। इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करता है। ठीक है, तो इनके मध्य अंतराकोशिकीय अवकाश जिसे हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस, वो पाया जाता है जो रंध्रों द्वारा बाह्य वातावरण से जुड़ा रहता है। अब यहाँ पर ही स्टोमेटा पाए जाएंगे, तो स्टोमेटा के थ्रू बाहर के जो वातावरण होंगे उनसे जुड़े रहेंगे। ठीक है, यह क्षेत्र प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। कौन सा क्षेत्र प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है? क्योंकि हमें पता है केवल तना ही प्रकाश संश्लेषण करता है इसके अंदर, पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है। ठीक है ना, पत्तियों का काम क्या है? पत्तियों का काम है जो प्रोटोनेमा होता है उसको संभाल कर रखना, उसको सुरक्षित रखना, ये काम होता है पत्तियों का। ठीक है ना, जबकि तना जो होता है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तो तने के अंदर कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? तो वो जो प्रकाश संश्लेषण करने वाला जो पार्ट होता है वो होता है आपका कौन सा? क्लोरेन कायमा। कौन सा होता है? क्लोरेन कायमा, जो किस ऊतक का बना होता है? पेलिसेड कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, पेलिसेड सेल का बना होता है, और क्या करता है? ये प्रकाश संश्लेषण करता है, क्योंकि इसमें पत्तियां जो होती है वो सल्कवत होती है, वह अहरित यानी कि नॉन ग्रीन होती है। पत्तियां होती है नॉन ग्रीन या असल्कवत इसलिए इसको करना पड़ता है फोटोसिंथेसिस। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं इनर कोर्टेक्स। इनर कोर्टेक्स वाला भाग जो है ये हमारा पूरा टोटल भाग जो है ये इनर कोर्टेक्स है। ठीक है, इसके अंदर ये हो गया हमारा इनर कोर्टेक्स वाला भाग। ठीक, चलिए ये जो इनर कोर्टेक्स वाला भाग होता है ये पेरेन्काइमा कोशिकाओं का बना होता है। ये हमें पता है, ज्यादातर इनर कोर्टेक्स पेरेन्काइमा कोशिकाओं का बना होता है। पिछले वाले लाइकोपोडियम में पढ़ा था हमने। इसकी कोशिकाएं होती है पतली भित्ति वाली। ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर बड़ी बड़ी लाइसोजीनस यानी कि अंतराकोशिकीय एयर कैविटी उपस्थित होती है, जिन्हें वेलिक्यूलर कैनाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? वेलिक्यूलर कैनाल। अब इसमें कहां पर है वेलिक्यूलर कैनाल? तो ये रही आपकी वेलिक्यूलर कैनाल, इसमें नहीं दे रखा डायग्राम में, ये वेलिक्यूलर कैनाल है। ये वेस्कुलर बंडल नहीं है, वेस्कुलर बंडल ये है। ठीक है, ये है वेलिक्यूलर कैनाल्स, ये वेलिक्यूलर कैनाल्स है। ठीक है, ये वेलिक्यूलर कैनाल है, ये वेलिक्यूलर कैनाल। तो इस तरह की बड़ी बड़ी जो है कैविटी पाई जाती है, जो कैसी कैविटी होती है? लाइसोजीनस या लाइसिजीनस कैविटीज होती है। ये जो लाइसिजीनस कैविटी होती है इनके अंदर कुछ वायु भरी होती है। क्या भरी होती है? वायु। इसलिए जो लाइकोपोडियम जो इक्विसिटम होता है हमारा, इसका जो तना होता है वो पिचपिचा होता है एयर कैविटीज की वजह से। और ये जो एयर कैविटीज होती है इन्हें कहा जाता है वेलिक्यूलर कैनाल। क्या कहा जाता है? वेलिक्यूलर कैनाल कहा जाता है। ठीक है, इनका काम क्या है? वायु का संग्रहण करना। इनका काम है एयर को स्टोर करके रखना। ठीक है, अब प्रत्येक खांच, जितनी भी खांच होती है उसके नीचे एक वेलिक्यूलर कैनाल उपस्थित होती है। देखो, एक खांच ये हो गई, दूसरी खांच ये हो गई, तीसरी खांच ये हो गई, जितनी खांचें हैं यहाँ पर उतनी ही वेलिक्यूलर कैनाल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये वेलिक्यूलर कैनाल किसका उदाहरण है? ये वेलिक्यूलर कैनाल है जलीय लक्षण का, क्योंकि जो इक्विसिटम होता है उसके अंदर मरुद्भिद लक्षण भी पाए जाते हैं और जलीय लक्षण भी पाए जाते हैं। आप ये कह सकते हो कि जलीय और मरुद्भिद
के बीच की योजक कड़ी एक प्रकार से ये हमारा इक्विसिटम ही है। ठीक है, तो इन पादपों को हम क्या बोलते हैं, जलोद्भिद अनुकूलन प्रदर्शित करती है। मतलब ये जो पादप होते हैं, ये जो वेलिकुलर केनाल होती है, ये वेलिकुलर केनाल इसका जलोद्भिद अनुकूलन को प्रदर्शित करती है, क्योंकि जो जलीय पौधे होते हैं उनके अंदर ऐसी वेलिकुलर केनाल पाई जाती है, तो उनके अंदर वाटर भरा होता है, जिसकी वजह से वो सतह के ऊपर आराम से फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं, या पानी के अंदर सीधे खड़े रह सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हुआ हमारा इनर कोर्टेक्स। अब इनर कोर्टेक्स के नीचे हमने देखा था कि एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। ठीक है, तो एंडोडर्मिस जो होती है वो कहां पर है, तो एंडोडर्मिस अगर हम देखें इस डायग्राम में, तो ये रही हमारी एंडोडर्मिस, ये है एंडोडर्मिस, जो लास्ट पार्ट होता है किसका, कोर्टेक्स का। तो कोर्टेक्स यहां से हमारा यहां तक आउटर कोर्टेक्स हो गया, इसके बाद में ये इनर कोर्टेक्स हो गया, और ये हो गई हमारी एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस जो होती है वो कोर्टेक्स की सबसे भीतरी परत होती है। ठीक है, इसका काम क्या है, वेस्कुलर बंडल को घेरे रहना। वेस्कुलर जो बंडल होते हैं, ये वेस्कुलर बंडल है, इसके अंदर इन वेस्कुलर बंडल को घेरे रहने का कार्य करती है। ठीक है, अब इसकी जो एंडोडर्मिस होती है उसके ऊपर भी स्थूलन पाया जाता है, और जो स्थूलन पाया जाता है, इन स्थूलन वाली पट्टियों को हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन पट्टियां। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि कैस्पेरियन पट्टियां कहाँ पाई जाती है, तो एंडोडर्मिस के अंदर पाई जाती है, जहां पर सुबेरिन का स्थूलन पाया जाता है उनको बोलते हैं कैस्पेरियन पट्टियां। ठीक है, अलग अलग जातियों में भिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे इक्विसिटम प्लूस्ट्री, इक्विसिटम प्लूस्ट्री में एंडोडर्मिस वेस्कुलर बंडल को, एक वेस्कुलर जो बंडल होता है उसको बाहर से घेरे रहती है। जो वेस्कुलर बंडल होता है उसको कहाँ से घेरे रहती है, बाहर से घेरे रहती है। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, या फिर इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, बाहर से घेरे रहती है। जो वेस्कुलर बंडल होता है, हर बंडल के पास में, हर बंडल जो जितने बंडल होंगे इसके अंदर, जैसे मान लेते हैं ये बंडल है हमारे पास में, तो ये जो बंडल होगा, इस बंडल को, ये जो एंडोडर्मिस होगी ये इस तरीके से घेरे रहेगी, प्रत्येक वेस्कुलर बंडल किसके अंदर, इक्विसिटम प्लूस्ट्री के अंदर। ठीक है, सॉरी, वेस्कुलर बंडल को बाहर से घेरे रहती है। तो ये पहला वाला उदाहरण तो हमारा ये हो गया, ये नहीं है, ये उदाहरण दूसरा रहेगा। ये वाला उदाहरण हो गया हमारा कि बाहर से जो इतने वेस्कुलर बंडल है सबको घेरे रहती है, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका होता है इक्विसिटम लाइगोसम में, इसमें प्रत्येक जो वेस्कुलर बंडल होता है उसके चारों ओर अलग अलग एंडोडर्मिस उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर इतने सारे बंडल हैं, तो सबके आसपास क्या हो, एक एंडोडर्मिस उपस्थित हो, इस तरीके से। तो ये कंडीशन आती है किसके अंदर, इक्विसिटम लाइगोसम के अंदर। इक्विसिटम हाइमेल और इक्विसिटम सेल्विटिकम के अंदर जो एंडोडर्मिस होती है वो दो वलय में, एक सवन बंडल के अंदर और एक बाहर की ओर स्थित होती है। एक इसके अंदर स्थित होती है और एक बाहर की तरफ में स्थित होती है। मतलब यहाँ पर स्थित होगी एक, ठीक है, और एक बाहर की तरफ में स्थित होगी। इसको मिटाते हैं पहले। एक जो होगी एंडोडर्मिस वो होगी कहाँ पर, अंदर की तरफ में, और एक एंडोडर्मिस होगी बाहर की तरफ में। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे आउटर एंडोडर्मिस और एक इनर एंडोडर्मिस। इस तरह से दो पाई जाती है। ठीक है, एंडोडर्मिस के नीचे की तरफ में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे कहा जाता है पेरीसाइकल। तो यहाँ पर जो एंडोडर्मिस होती है, इस एंडोडर्मिस के नीचे एक और स्ट्रक्चर पाई जाएगी हमें, जिसे कहेंगे हम पेरीसाइकल, और पेरीसाइकल से स्टार्ट होता है आपका वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो ये हुई एंडोडर्मिस की बात। अब दो तीन चीजें याद रख लेना इसमें, अगर ये याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। तीन प्रकार की जो है एंडोडर्मिस पाई जाती है, एक वो जो पूरे बंडल को घेरे रहती है, दूसरी वो जो बंडल के एक प्रत्येक बंडल की चारों तरफ एक एक पाई जाती है, और तीसरी वो जो एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ पाई जाती है। ठीक है, चलिए स्टील की बात करें तो जो स्टील होता है यहाँ पर हमारा, जिसे हम बोल रहे हैं वेस्कुलर बंडल, ठीक है, जो कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, पेरीसाइकल से। ये जितना भी स्टील होता है ये पूरा का पूरा स्टील है, जिसके अंदर सारे पेरीसाइकल, सारे वेस्कुलर बंडल आते हैं, वो पेरीसाइकल के द्वारा क्या होते हैं, ढके रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्टील होता है वो होता है यू स्टीलिक साइफोनो स्टील। कैसा स्टील होता है, यू स्टीलिक साइफोनो स्टील प्रकार का स्टील पाया जाता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पॉलीफेसिकुलर साइफोनो स्टील। ठीक है, पॉलीफेसिकुलर साइफोनो स्टील भी कहते हैं। स्टील में हमने सारी टाइप पढ़ लेते, किस तरह का होता है, क्या स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, इसमें कई सवन बंडल एक रिंग में उपस्थित होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कई सवन बंडल, जैसे ये सवन बंडल है, ये सवन बंडल है, ये सवन बंडल है, इस तरह से ये सवन बंडल है किसमें है, रिंग में उपस्थित होते हैं। ठीक है,
और प्रत्येक संवहन मंडल पित्त कैविटी को घेरे रहता है। देखो ये पित्त कैविटी है, इस पित्त कैविटी को घेरे हुए है प्रत्येक संवहन मंडल, ठीक है, जो कि वेलिकुलर कैनाल के एकांतर क्रम में उपस्थित होते हैं। देखो अब वेलिकुलर कैनाल कहाँ है और वेस्कुलर बंडल का पोजीशन कैसा है। देखो ये वेलिकुलर कैनाल है, ये इसके बाद में वेस्कुलर बंडल, फिर वेलिकुलर कैनाल, फिर वेस्कुलर बंडल, फिर वेलिकुलर कैनाल, फिर वेस्कुलर बंडल। तो ये इस तरह से एकांतर क्रम में उपस्थित होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो वेस्कुलर बंडल होता है वो होता है संयुक्त, कोजॉइंट, समपार्श्विक यानी कि कोलेटरल तथा अंत आदिदारुक। इसमें जो जाइलम होता है, प्रोटोजाइलम, वो अंदर की तरफ होता है, ठीक है। कोजॉइंट का मतलब होता है कि दो वेस्कुलर बंडल है आपके पास में इस तरह के, ठीक है, और इन दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो, समान हो, ठीक है। कोलेटरल, इनको बोलते हैं कोलेटरल, इनको क्या बोलते हैं, कोलेटरल कोजॉइंट, संयुक्त समपार्श्विक। इनके अंदर जो जाइलम है वो हो अंदर की तरफ में और फ्लोएम हो बाहर की तरफ में। तो जाइलम अंदर की तरफ होता है और फ्लोएम होता है बाहर की तरफ में। तो इस तरह के जो बंडल होते हैं उन्हें बोला जाता है कोजॉइंट, समपार्श्विक, अंत आदिदारुक, एंडेर प्रकार के, ठीक है। प्रोटोजाइलम किधर हो, अंदर की तरफ हो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके जो संवहन बंडल होता है उसमें कैम्बियम अनुपस्थित होती है। तो यहाँ पर जो कैम्बियम जो उपस्थित होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती। तो यानी कि विदाउट कैम्बियम वाले बंडल होते हैं, जिसमें आधा पोर्शन तो किसका होता है, आधा पोर्शन होता है जाइलम का और आधा पोर्शन होता है इसके अंदर फ्लोएम का। कैम्बियम यहाँ पर नहीं होती। अगर कैम्बियम होती है तो यहाँ पर एक पट्टी बन जाती है इसकी, ठीक है। अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो इसको हम बोलते हैं ओपन बंडल, ठीक है, खुले हुए बंडल। और ये बंडल कौन से, बंद, क्लोज टाइप के बंडल होते हैं। चलिए, तो ये हो गई स्टील की बात। आगे और चलते हैं। अब इसके अंदर जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम सुविकसित होता है, किंतु जाइलम होता है इसके अंदर अल्प विकसित, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है जाइलम, ठीक है। जाइलम अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा ये वी आकार का, किस तरह का होता है, वी आकार का जाइलम होता है। जबकि लाइकोपोडियम में हमने देखा था सी आकार का होता है जाइलम, जिसके आगे के सिरों पर क्या था, प्रोटोजाइलम था, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है कि जो जाइलम होता है उसके अंदर दो तरह के मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम, दो तरह के जाइलम पाए जाते हैं, ठीक है। तो मेटाजाइलम के यहाँ पर भी ये वी आकार का होने की वजह से प्रत्येक संवहन बंडल में मेटाजाइलम के दो समूह कुछ दूरी पर उपस्थित होते हैं। इनके ठीक नीचे प्रोटोजाइलम के दो समूह उपस्थित होते हैं, ठीक है। इन चारों के मध्य फ्लोएम उपस्थित होता है। मेटाजाइलम में वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। देखो कैसा होता है इसके स्ट्रक्चर, हम यहाँ पर इस वाले बंडल में हम देखेंगे, ये बंडल है हमारा, ठीक है, समझ में आया। अब ये देखो आप, ये वेस्कुलर बंडल है, पूरा का पूरा वेस्कुलर बंडल है, ठीक है। अब यहाँ देखोगे आप तो ये तो क्या है, मेटाजाइलम है, ये मेटाजाइलम है, ये मेटाजाइलम है। तो दो तो क्या हो गए, मेटाजाइलम हो गया। ये हो गए हमारे दो प्रोटोजाइलम, ये भी प्रोटोजाइलम, ये भी प्रोटोजाइलम, और इनके बीच में जो पार्ट उपस्थित है वो क्या है, आपका फ्लोएम है। अब देखो फ्लोएम कितना सारा है, यानी कि फ्लोएम यहाँ पर कैसा है, सुविकसित है। जबकि जाइलम इस तरह से टूट गया है, इस वजह से ये क्या है, अविकसित प्रकार का जाइलम है, इस तरह से टूटा हुआ है और छोटे छोटे पार्ट बना रहा है, प्रोटोजाइलम की भी और मेटाजाइलम की भी, है ना। तो नीचे वाला तो प्रोटोजाइलम है जो अंदर की तरफ है, इसलिए हम इसको एंडेर बोल रहे हैं, अंतः आदिदार, ठीक है। और बाहर की तरफ में है जो वो क्या है, मेटाजाइलम है, और जो मेटाजाइलम है वो भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, छोटा सा ही है। जबकि फ्लोएम जो है यहाँ पर पूर्ण रूप से बना हुआ है, ठीक है, समझ में आया। तो ये डायग्राम से हमें पता लग गया क्योंकि इस वाले डायग्राम में उसको सही तरीके से नहीं दर्शाया गया है, ठीक है। अब दो संवहन बंडल हैं, उन दो संवहन बंडलों के मध्य क्या पाया जाता है, पेरेनकाइमा उपस्थित होता है, ठीक है। दूसरी खास बात, जो प्रोटोजाइलम के दो समूह होते हैं, इन चारों के मध्य फ्लोएम उपस्थित था, ये हमने पढ़ ही लिया, समझ ही लिया। मेटाजाइलम में वाहिकाएं अनुपस्थित होती है, ये इंपॉर्टेंट है। मेटाजाइलम में क्या अनुपस्थित होता है, वाहिकाएं, जबकि वाहिनिकाएं इसके अंदर उपस्थित होती है, लेकिन वाहिकाएं क्या होती है, अनुपस्थित होती है, ठीक है। दो संवहन बंडल है, देखो एक संवहन बंडल ये, एक संवहन बंडल है, इसके बीच वाला जो भाग है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन बना होता है किसका, पेरेनकाइमा का। किसका बना होता है, पेरेनकाइमा का, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के नीचे कैरिनल कैनाल उपस्थित होती है। अब ये जो जाइलम है, जाइलम किधर था, देखो यहाँ वापस उसी डायग्राम पे चलते हैं हम। जो जाइलम है हमारा,
इस जाइलम और फ्लोएम के नीचे, ये तो है जाइलम, ये दोनों पोर्शन, तो ये जाइलम 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 और ये फ्लोएम, ये पूरा का पूरा फ्लोएम, इसके नीचे उपस्थित होती है कैरिनल कैनाल। कौन सी कैनाल उपस्थित होती है? कैरिनल कैनाल। अब इसके अंदर भी देखोगे तो हमें दिखाई देगी कैरिनल कैनाल। देखो यहाँ पर ये जाइलम ऊपर की तरफ में, ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है छोटा छोटा, ये जाइलम है, इसके बीच में जो भरा हुआ है वो फ्लोएम है, और ये छोटा सा एक गोला बना हुआ है यहाँ पर, ये गोला, ये है आपका फ्लोएम। तो ये मैं अगर बंडल को इस तरह से बना दूं यहाँ पर बड़ा करके, तो ये आपको समझ में आ जाएगा ये कैरिनल कैनाल है, ठीक है। और यहाँ साइड में जो लगे हुए हैं पोर्शन ब्लैक कलर के, वो है आपके जाइलम, ठीक है। और बीच का जो पोर्शन बच गया है वो क्या है? आपका फ्लोएम है। ये जो बीच का पोर्शन बच गया है फ्लोएम है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा वेस्कुलर बंडल होता है यहाँ पर। तो मैंने यूं मान लो आप कि ये वाला जो बंडल है, ये वाला बंडल मैंने यहाँ पर बना दिया है इस तरीके से, ठीक। तो जाइलम और फ्लोएम के नीचे क्या उपस्थित होता है? कैरिनल कैनाल उपस्थित होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो कैरिनल कैनाल होती है, ये प्रोरो की मोटाई में वृद्धि के कारण प्रोटोजाइलम की वाहकों के टूट जाने से बनती है। कैरिनल कैनाल बनने का कारण क्या है इसके अंदर? कि जैसे जैसे स्टेम जो वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, तो जो प्रोटोजाइलम होता है, प्रोटोजाइलम की जो वाहिकाएं होती है वो टूट जाती हैं, ठीक है। प्रोटोजाइलम कहाँ पर है? ये प्रोटोजाइलम, देखो फिर दोबारा से डायग्राम को एक बार फिर से समझते हैं। ये जो प्रोटोजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम शुरुआत में क्या होता है? बिल्कुल पास पास होते हैं, लेकिन जैसे जैसे तना ग्रोथ करता जाता है ये खिंचता चला जाता है, ये इधर साइड में खिंचता है, ये इधर साइड में खिंचता है, जिसकी वजह से यहाँ पर केविटी बन जाती है। इसी केविटी को हम क्या बोलते हैं? कैरिनल कैनाल बोलते हैं। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल, ठीक है। कैरिनल कैनाल, ठीक है, जिसकी वजह से, किसकी वजह से बन रही है? प्रोटोजाइलम के टूटने की वजह से। इनके अंदर जल भरा रहता है। ये जो कैरिनल कैनाल होती है, इनके अंदर क्या भरा होता है? जल। जबकि वेलिकुलर कैनाल के अंदर क्या भरी होती है? वायु भरी होती है, ठीक है। इनमें फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम में 4 नलिकाओं व फ्लोएम पेरेन्काइमा से बनता है। फ्लोएम 4 नलिकाएं होती है फ्लोएम के अंदर, और फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है। लेकिन जो सहायक कोशिकाएं होती है फ्लोएम के अंदर वो अनुपस्थित होती है। ध्यान रखना, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है टेरिडोफाइट्स का, कि बहुत से जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जाइलम में तो वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, और फ्लोएम के अंदर सहकोशिकाएं अनुपस्थित होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब सवन बंडल के अंदर का जो पार्ट होता है, उसमें जो सवन बंडल के वलय होते हैं उनके भीतर पाया जाता है पित्त। तो इस भाग को हम बोलते हैं पित्त कैविटी, ठीक है। ये अंदर की तरफ का जो पार्ट है इसे बोलेंगे पित्त कैविटी, ठीक। यहाँ पर पित्त कैविटी उपस्थित होती है जो विघटित होकर पित्त कैविटी अथवा सेंट्रल कैनाल बनाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल कैनाल। तो 3 तरह की कैनाल होगी। एक बाहर की तरफ में पाए जाने वाली कैनाल, दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, ये वेलिकुलर कैनाल। तो दूसरी जो वेस्कुलर बंडल के अंदर पाई जाती है, कैरिनल कैनाल। और तीसरी जो होती है, जो पित्त के अंदर पाई जाती है, वो होती है सेंट्रल कैनाल, ठीक है। तो 3 कैनाल है यहाँ पर। तो ये था हमारा डिस्क्रिप्शन। अब जो हमारा इक्विसिटम होता है, उस इक्विसिटम के मरुद्भिद और जलीय लक्षण कैसे हैं, क्यों है ऐसा, इसके ऊपर पाया जाता है, ठीक है। तो इक्विसिटम के मरुद्भिद और जलीय लक्षण, ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। बिल्कुल इतना सा ही लिखना होता है, 5 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। देखिए, इक्विसिटम के वायवीय जो शाखाएं होती है उनकी इंटरनोड में तो पाया जाता है मरुद्भिद और जलोद्भिद, दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। अभी हमने देखा क्यों होता है ऐसा, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीरोफाइटिक लक्षण, यानी कि मरुद्भिद लक्षण। मरुद्भिद लक्षण इसलिए होते हैं कि इसके अंदर एक तो उभार और खांचे पाई जाती है। उभार और खांचे होती है, इसकी वजह से ये मरुद्भिद पौधों के जैसी संरचना दर्शाता है, ठीक है। इसके अंदर जो रंध्र होते हैं, रंध्र कैसे होते हैं? इसके अंदर धसे हुए होते हैं। रंध्र कैसे होंगे? यहाँ पर धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। देखो, ये धसे हुए रंध्र होते हैं इसके अंदर, सनकण रंध्र जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो बाह्य त्वचा होती है, बाह्य त्वचा पर क्यूटिकल उपस्थित होती है। शुरुआत में देखा था हमने कि जो आउटर जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर क्या होता है? क्यूटिकल उपस्थित होती है। इसकी जो भित्तियां होती है उनके ऊपर सिलिका का निक्षेपण होता है। तो जो पौधे रेत में या मरुद्भिद स्थानों पर उगेंगे, यानी कि मरु वाले स्थानों पर उगेंगे, रेत जहां पर ज्यादा मात्रा में होगी वहां पर उगेंगे, तो जो सिलिका होगी वो पानी के थ्रू किस पे चली जाएगी? कोशिकाओं में चली जाएगी, और उनको बाहर निकालने के लिए जो है, जब वो बाहर निकलेंगी तो वो जो बाहर की तरफ जो कोशिकाएं होंगी सबसे आउटर पार्ट में उनके ऊपर जमा होने लग जाएंगी। तो यहाँ पर सिलिका का निक्षेपण होता है, ठीक है। आउटर कोर्टेक्स में स्क्लेरन कायमा का पाया जाना ये सबसे बड़ा लक्षण होता है, क्योंकि बाहर की कोशिकाएं अगर मृत होंगी तो
पानी जो होगा यानी कि जो जल होगा उसकी हानि सबसे कम होगी। ठीक है, तथा क्लोरीन कायमा की उपस्थिति, और लास्ट एंड फाइनल सुविकसित वेस्कुलर सिलेंडर। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। जो मरुद्भिद पौधे होते हैं उनके अंदर सुविकसित वेस्कुलर सिलेंडर पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मरुद्भिद पौधों का, क्योंकि उनको पानी जो जल होता है वो बहुत नीचे से खींचना पड़ता है। उनको बड़ी इजी वे में वाटर नहीं मिलता है। जो हमारे दूसरे पौधे होते हैं उनको तो बहुत ही जल्दी और सुगमता से वाटर जो है अवेलेबल हो जाता है, लेकिन जहाँ पर रेगिस्तान होता है वहां पर पानी बहुत कम मात्रा में होता है। तो उनके अंदर जो है वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे हुए होते हैं, और वो बिल्कुल एक जैसे जिस तरह से नलची होती है, जैसे पाइप होता है जमीन के अंदर, हमारे समर्सिबल के अंदर जो पाइप को हम बिल्कुल नीचे तक डाल देते हैं, फिर वहां से उसको खींचा जाता है। तो जितना ज्यादा पतला पाइप होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर से पानी ऊपर चढ़ेगा, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो वेस्कुलर सिलेंडर होता है वो बहुत ही सुविकसित होता है, मतलब इतना पावर होता है कि वो नीचे से पानी को खींच के ऊपर तक ले आ जाता है। ठीक है, तो ये सुविकसित सिलेंडर का एक कैरेक्टर होता है इसका। तो ये तो हो गया इसके जीरोफाइटिक कैरेक्टर, यानी कि मरुद्भिद आवास में जीने वाले लक्षण। ठीक है, अब दूसरा जो कैरेक्टर है वो है हाइड्रोफाइटिक, यानी कि जलोद्भिद लक्षण। ये जल में भी पाया जाता है, तो इसलिए पाया जाता है कि जो कोर्टेक्स भाग होता है उसके अंदर वेलिकुलर कैनाल, कैरिनल कैनाल और सेंट्रल कैनाल की उपस्थिति। ठीक है, इसके अंदर तीनों तरह की कैनाल उपस्थित है, इसलिए इसके अंदर ये जलोद्भिद का लक्षण है। क्योंकि जलोद्भिद जो पौधे होते हैं उनमें वायु अवकाश पाए जाते हैं, जलीय अवकाश पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाउंसी होता है और पानी की सतह पर आराम से इजी तरीके से तैर सकता है। ठीक है, जाइलम जो होता है अल्प विकसित होता है, क्योंकि पानी वहां पर अवेलेबल है। तो जाइलम काम क्या करता है, पानी को खींचने का काम करता है, पानी को खींचता है जाइलम। तो जब पानी ही अवेलेबल है तो खींचने की कहाँ जरूरत है। ठीक है, मतलब नीचे से खींचने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर जाइलम क्या होता है, अल्प विकसित होता है। कुछ पौधों के अंदर अल्प विकसित होता है, पानी इजी वे में वो ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए यह हासित होता है। तीसरी बात, पित्त जो होता है वो खोखली गुहा के रूप में होता है। भाई अब हमें दृढ़ रूप से खड़ा थोड़ी रहना है, जब पानी के अंदर ही हम खड़े हैं तो दृढ़ रूप से क्यों खड़ा रहना, हम तो इधर उधर घूमेंगे जड़ों के साथ में, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि इसका जो पित्त होता है वो खोखला होता है। अगर पित्त खोखला नहीं होगा तो फिर क्या होगा, डूब जाएगा पानी के अंदर, तैर नहीं पाएगा पानी की सतह के ऊपर, या पानी के अंदर तैर नहीं पाएगा। तो ये ऐसे लक्षण लिए हुए होता है आपका इक्विसिटम। तो इसके अंदर दोनों ही प्रकार के लक्षण होते हैं, मरुद्भिद आवास वाले लक्षण भी होते हैं और जलोद्भिद आवास वाले लक्षण भी होते हैं। तो यह हमने पढ़ा है अभी इंटरनोड की टीएस। किसकी टीएस पढ़ी है हमने अभी तक, इंटरनोड की टीएस, इंटरनोड का टीएस पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नोड के टीएस की। ठीक है ना, नोड का टीएस। तो अब ध्यान से समझना है, क्योंकि अभी हमने इतनी सारी चीज पढ़ ली ना, अब आप कंफ्यूज मत होना। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, जैसे जड़ वाले, जिस लाइकोपोडियम के अंदर जो रूट थी उसके अंदर आप बहुत कंफ्यूज हो गए थे, है ना। अभी हम क्या केवल किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनोड की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद में हम नोड की बात करेंगे। दोनों चीजें सेम है लेकिन कुछ अंतर है दोनों के अंदर। ठीक है, तो वो इसलिए मैं उसको सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है सारा पढ़ लेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें इसके अंदर है। तो नोड पढ़ेंगे, उसके अंदर हम नोड का टीएस पढ़ेंगे। ठीक है, राइजोम का टीएस पढ़ेंगे, जो राइजोम होता है उसका टीएस पढ़ेंगे। उसके बाद में हम उसके अंदर लीफ का टीएस पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम उसके अंदर रूट का टीएस पढ़ेंगे। तो ये सारा का सारा जो है एक ही चैप्टर के अंदर हम क्लियर कर लेंगे। तो हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर पूरी हो जाएगी 2 वीडियो में। तो ये पहला है पार्ट है, इसके बाद में एक और सेकंड पार्ट हमारा आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।